नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, इसमें जो हमने क्वेश्चन मैथ के लिया हुआ है ये प्रारंभिक अंकगणित के हैं, जिसमें से आपके 5 नंबर के आने हैं और 5 नंबर की रीजनिंग भी आनी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। तो कोई इस टाइप के सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि संख्या जो है एक कंडीशन देगा इतने से बड़ी है और दूसरी कंडीशन देगा इतने से छोटी है और संख्या पूछेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पहले बड़ी कंडीशन दे रहा था फिर छोटी के दे रहा था, दोनों ही संख्याओं को आप क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, ये कंपेयर कर रहा है ना कि 55 से बड़ी है 79 से छोटी है। आप दोनों क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 55 79 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 5 14 होता है और 7 5 होता है 12, 12 और 1 होता है 13। इतना आप कर लेंगे ना, फिर आपको 2 से भाग कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस लैंग्वेज में जब भी सवाल आए कि बड़ी है छोटी है, तो आपको उन दोनों को जोड़ देना है जो कंपेयर किया जा रहा था, बड़ा छोटा, और फिर 2 से भाग कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, जैसे हमने कहा 16 हमारी पूर्ण वर्ग है, 4 के स्क्वायर होता है 25 होता है, ठीक है ना। और इस तरीके 36 भी होता है, 49 भी होता है, ठीक है ना, 81 भी होता है। ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं की एक पहचान होती है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको 1 दिख रहा है, 81 में, 49 में 9 दिख रहा है, 36 में 6 दिख रहा है, यहाँ पर 5 6। तो याद रखिएगा, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना, होगी नहीं होगी, चलो नहीं होगी पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए जिसके अगर इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट में अगर 2 दिख जाता है, आपको 3 दिख जाता है, या 7 दिख जाता है, या 8, ठीक है ना, ये कभी भी जीवन में कभी भी याद रखिएगा, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती हैं। अगर जिसके अगर आखिरी में अंक आपको 2 3 7 8 दिख जाए, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब देखो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, इसी तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन लास्ट डिजिट आखिरी का अंक, इकाई का अंक आपको 2 3 7 8 देखने को नहीं मिलेगा। तो सीधे से याद रखिए, अगर किसी संख्या के अगर आखिरी अंक 2 3 7 8 अगर आपको दिख जाता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ना, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब प्रश्न में नहीं वाला पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा जो और नंबर बचते हैं आपके, 0 बचता है, 1 बचता है, 5 6 9, ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ऐसा आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि इसके अलावा जो संख्याएं बचेंगी वो पूर्ण वर्ग ही होती हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो 25 में 25 होता है, अब हम कह देंगे 55, यहाँ भी तो लास्ट 5 आया, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो ऐसा नहीं है। हमने हमें देखो इतना याद रखना है कि 2 3 7 8 अगर दिखता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा जो भी अंक बचते हैं वो पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का आ गया है सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, बॉडमास के रूल से लगाए जाते हैं सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है 42 माइनस 2 भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बॉडमास के रूल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद उसमें भी हमारा रूल है, ब्रैकेट के बाद फिर क्या आता है, बी ओ डी, यानी डिवीजन वाला। अब डिवीजन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 का भाग इसमें देंगे 16 में, तो कुत्ता 4 चौको 16 होता है ना। तो 4 चौको 16, यानी इसकी जगह हमारा कितना आ जाएगा, इसकी जगह हमारा आ जाएगा 4। अब आगे लिखा 4 गुणे 3, यानी गुणा हो जाएगा, 4 3 का 12, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 42 माइनस 2, इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं 25, अब प्लस यहाँ पे आएगा 12, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। और यहाँ पर 12 समझ गए ना, 4 3 का 4 गुणे 3 करेंगे ना, 12 आएगा। अब माइनस है ना, 4 चौको 16, इस तरीके से कर देंगे, अब प्लस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 42 माइनस 2 ऐसे रहने दो, इनको पहले सॉल्व कर लो। 25 और 12 कितना होता है, तो 25 10 35 और 2 होता है 37। 37 में से 16 को फिर माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 7 में 6 गए 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। यानी ये आपका 21 आ जाएगा। यहाँ पर आगे है आपका प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 21 का फिर गुणा करना पड़ेगा ना, तो 42 आएगा। ये माइनस का 42 हो गया, प्लस का 42 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपका आएगा 5। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का भी सवाल शायद हमने कल की वीडियो पे कराया था। यहाँ पर देखिए जब 0.3535 ये रिपीटेशन हो रहा है, 35 35 रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट रिपीटेशन करता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 की पावर बार। जब बार लगा होता है, 2 नंबर में बार लगा हुआ है, 2 नंबर के रिपीटेशन हो रहा है, तो पहले आप नंबर को लिखेंगे 35 जो लिखा है, और यहाँ पर एक बार में 9 बढ़ता है, 2 नंबर रिपीटेशन हो रहा है, यानी 2 बार ऐसे 9 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना।
चलिए 35/99, बस यही हो गया इसका आंसर। अब तो कैसे ये कट रहा है क्या? कटेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, तो पहली संख्या कितनी होगी? अब देखो ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसे ही। 5 संख्या है जिनका औसत 105 है, इनका अगर हम योगफल निकाल लें टोटल संख्याओं कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 गुणे 105 कर दीजिए। योग का मतलब ही होता है औसत गुणे कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या है? 5 है, औसत में गुणा कर देंगे, योग निकल आएगा। यानी टोटल पांचों संख्याओं का योग कितना आएगा? 5 25 और यहाँ पर 525, ये आ गया टोटल योग। यानी जितनी भी 5 संख्याएं हमारी होंगी सबको जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 525। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पहली संख्या में बताना है। एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली जो संख्या है अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। यानी जो पहली संख्या है, यहाँ पर जो 4 संख्या है मान लेते हैं, जो चारों संख्या है मिलाने के बाद सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, और इस तरीके जो भी संख्या है, मतलब 5 है ना, एक यहाँ पे होगी, बाकी कितनी बची? यानी शेष संख्या 4 बचेंगी, ठीक है ना। शेष संख्या 4 बचेंगी। तो बोला है कि पहली जो संख्या है 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। यानी जो पहली संख्या है इसका 2/5 गुना है। तो हम अगर इसका उल्टा कर दें, पहली संख्या का अगर हम 5/2 गुना कर दें तो चौथी संख्याओं का योग तो निकल ही आएगा। ये चीज तो आप समझते हो, रिवर्स हो जाता है ना उल्टा। जैसे हमने कहा 10 का दुगुना, 10 का दुगुना होता है 20, 10 का दुगुना क्या होता है? 20। अब दुगुना यानी दुगुना का आधा उल्टा करेंगे 1/2, 1/2 यानी 20 का आधा भी तो 10 होता है ना, वही चीज है। तो देखो यहाँ पर बोला है ना पहली संख्या जो है 4 संख्याओं का योग का 2/5 है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली संख्या का अगर हम 5/2 गुना कर दें तो चौथी संख्या जो है उनका योगफल निकल आएगा, चारों संख्याओं का जो बाकी शेष बची हुई है। तो पहली संख्या अगर हम ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन में देखिए 2 से कटना चाहिए, ये ऑप्शन 2 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा, इन दोनों में आपके ऑप्शन कटेगा। चलो इसी को चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। 2 का भाग पहले हम देंगे 150 में 75 आएगा। 75 गुणे कितना कर देंगे? 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से गुणा कर देंगे यानी चारों संख्याओं का योगफल निकल आएगा 5 25। अब 5 7 35 और 2 कितना होता है? 37, 375 आ गया। ये चारों संख्याओं का योगफल आया है। अब पहली संख्या तो आपने 150 माना ही है, तो 375 और 150 जोड़िए, क्या 525 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 525। इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से तेजी से चेक कर सकते हैं, बाकी इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? अब देखिए अभाज्य संख्या आप जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, एक से कटती है, एक और स्वयं, ठीक है ना। एक से तो कटेगी ही, सभी नंबर एक से कटते हैं, और स्वयं से कटनी चाहिए। या इसकी दूसरी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल हो, 2 ही फैक्टर संभव हो, तो वो भी हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 गुणे 1, 3 के होते हैं 3 गुणे 1, ये होते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए ये 281 है, 409 है, 541, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, एक से तो कटेगा ही। और ये जो 541 लिखा हुआ है ना, ये 541 से ही कटेगा, 281 281 से कटेगा, 409 409 से कटेगा, लेकिन 437 जो लिखा हुआ है ये आपका 19 से कट जा रहा है। चाहो तो देख सकते हो चेक करके, 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है। 13 में 8 घटाएंगे 5, 19 त्रिका 57, ये संख्या 19 से कट जाती है, इसीलिए ये हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी। बाकी सारी संख्याएं हमारी एबीसी क्या है? अभाज्य हैं। प्रश्न में पूछा गया था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2343 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए भागफल से मतलब है यहाँ पर 38 से ऐसे भाग कर दीजिएगा 2143 में, ठीक है ना। तो पहले कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 3 18, ज्यादा हो रहा है, 6 बार, 6 6 48, 6 21, 6 बार, 5 बार जाएगा। 5 8 कितना होता है? 40, 5 3 15, 15 4 होता है 19, यहाँ पर 4 आएगा, और 11 में 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर इसके बाद 3 उतार लेंगे। अब ये बार जाएगा 3 7 21, 7 बार में ज्यादा हो रहा है, 7 8 56, 6 बार, 6 बार कर दीजिए, 6 8 48 होता है। और यहाँ पर क्षेत्र का 18, 18 4 कितना होता है? 22, 13 में 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 3 में 2 गया 1। ये आपका शेषफल आया है, ये आपका शेषफल आया है और ये आपका भागफल आया है। प्रश्न में क्या पूछा गया? भागफल पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बस हो गया। सिंपल सवाल था, आपको भाग देना था, बस आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल हमारा पूछा गया है, पूछा गया यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी? अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो फ्रैक्शन में सवाल लिखे होते हैं इसके कई तरीके होते हैं। एक तो भाग देने वाला होता है, दशमलव में निकाला जाता है, ठीक है ना। इसको हमें बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है,
और बताना है कि चौथे नंबर पे कौन सी आएगी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन लिखे आ जाते हैं, तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर की संख्या होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो एलसीएम लेकर पॉसिबल करना मतलब काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है जो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको उसी से लगाइएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, वो अलग मैटर है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप करना क्या है, इनमें से देखिए यहाँ पर जो एक बार हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 1/2 है, 2/3 है, आपका 5/9 है, और 6/13 है, और 7/9 ये लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, इनके जो अंश और हर में जो अंतर है ना वो देखना है। इसमें अंतर 1 का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 3 में अंतर, इसमें भी 1 का है, इसमें अंतर आपका 4 का है 5 9 में, और यहाँ पर देखेंगे 6 7 13 में तो 7 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर 2 का। डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। आपने अंतर निकाल लिया ना, अभी इन्हीं अंतरों का एलसीएम ले लेंगे, तो अंतर 1 1 4 और 7 2, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 28 आएगा। कितना आएगा? 28 आएगा। ऐसे लिख लीजिएगा 28, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो अंतर लिए हो ना, इन्हीं का भाग इसमें देना है। तो 1 का भाग 28 में देंगे तो 28 बार जाएगा, और इसको अंश के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 28 आएगा, कामा लगा देंगे। अब इसी प्रकार 1 का भाग फिर से देंगे 28 में, 28 आएगा भागफल, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में 2 है ना, तो 28 दूनी कितना होता है? 56। 28 दूनी कितना होता है? 56। इस तरीके से लिख लेंगे। यही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे, बहुत आसान होता है। यहाँ पर 4 का भाग 28 में देंगे, 4 सत्ते 28, और 7 गुणा 5 में कर देंगे, यानी आपका 35 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा 7। याद रखिएगा अंतर से ही भाग देते हैं, अंश अंश और हर का जो आया हुआ है। 7 चौको 28, यानी 4 गुणे 6 कर देंगे, आपका 24 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर इसमें अंतर कितने का था? 2 का था। 14 का भाग देंगे, 14 सत्ते कितना होता है? 98, ठीक है ना। 14 सत्ते कितना होता है? 98 होता है। तो यहाँ पर लास्ट में 98 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पर पूछा गया था चौथी भिन्न कौन से नंबर पे होगी, तो देखिए पहले नंबर पे तो आपका छोटा ये वाला है, बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। पहले नंबर पे आपका 28 आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा 24, दूसरे नंबर पे 24 आएगा, तीसरे नंबर पे आपका 35 आएगा, और चौथे नंबर में आपका 56 आएगा, और पांचवें नंबर पे आएगा आपका 98, जो सबसे लास्ट में होगा। प्रश्न में चौथा पूछा गया है चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो यहाँ पर 56 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे नंबर की है, और दूसरे नंबर की भिन्न हमारी क्या है? 2/3, तो इसका आंसर जाएगा 2/3 के साथ। तो सबसे पहले कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, कितना भी बड़ा भिन्न लिखा हो आंसर में, आपको पहले यही करना है, अंश हर का अंतर लेके एलसीएम ले लीजिएगा, फिर डिफरेंस से भाग करके जितना आए भागफल अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके नंबर आएंगे उन्हीं से आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ यदि x का 10% बराबर y का 25%, तो x अपन y का रेशियो पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज से आप परसेंटेज पहले काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, यानी x अपन y का रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 5/2, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा हुआ है, जब एक संख्या के 60% से 60% घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, वो कौन सी संख्या होगी। अब आप कहेंगे संख्या हमने x मान लिया, इसी का 60% यानी 60/100, इसी में से 60 घटाएंगे तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका आ जाएगा x इंटू 60/100 बराबर आपका आ जाएगा 120। अब 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, 100 गुणे 2 कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 200। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे शुरू होते हैं रीजनिंग के प्रश्न। हमने बोला था आपके 5 प्रश्न मैथ के आने हैं, प्रारंभिक अंकगणित के 5 ही रीजनिंग के आने हैं, लेकिन हमने इस सेट पे 10-10 क्वेश्चन लिया तो आपकी प्रैक्टिस आपकी और बेहतर हो जाए। थोड़ा सा तेजी से कराते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है, मतलब जल्दी कम टाइम में आप काफी सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाए आपका। चलिए यहाँ पर देखते हैं, झाड़ू का फर्श से वही संबंध होता है जो चम्मच का है। सभी को पता है, फर्श में झाड़ू लगा के क्या करते हैं, कूड़ा उड़ा उठाते हैं, झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू किस लिए लगाते हैं? कूड़े के लिए, सफाई के लिए तो लगाते हैं ना। उसी प्रकार चम्मच का यूज कहाँ करते हैं? थाली में जो भी खाना होता है उसको खा के पेट के अंदर ले जाते हैं, खत्म कर डालते हैं, सफाई कर देते हैं थाली की, है ना। तो सिंपल है, चम्मच होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? थाली होगा, ठीक है ना। चम्मच का रिलेशन किससे होगा? थाली से होगा। मेज कांटा छुरी से कहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि बी टी बराबर आरओडी लिखा हुआ है, सी एन बराबर एस आई एम तथा एम यू जी बराबर एल एन, तो पूछा गया एम एन किसके बराबर होगा। अब देखिए इतना सब ये दिए हुए हैं, एम एन का पूछा है, तो कहीं ना कहीं एक बार देखो, जब भी इस टाइप के सवाल हुआ करें, एक कंडीशन दे दे, दूसरी दे दे, और तीसरी दे दे, और चौथी पूछे, तो कई बार क्या होता है जो एम एन है ना, इन्हीं से कहीं ना कहीं, इन्हीं के जो इसके इक्वल में लिखा है, इन्हीं अक्षरों से मिलकर बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एम का कोड साफ साफ बोला है एल है, तो यहाँ पर भी हम एम का कोड एल लिख लेंगे। ई का देखिए, ई यहाँ पे दूसरे नंबर पे ओ आ रहा है ना, तो यहाँ एल के बाद ओ आएगा। अब आप देख लीजिए एल ओ कहाँ है, बस इसी को टिक कर दीजिए, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये वाला।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 नंबर है, याद रखिएगा। चलो इसका बताइए, यदि एम्पलीफायर को कोड भाषा में, ये जो लिखा हुआ है COR, आप पढ़ लीजिएगा, लिखा आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब पूछा गया QGELYJ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए ए के बाद यहाँ पर C आया हुआ है, यानी ABC, यानी 2 नंबर इसमें से बढ़ाया जा रहा है। M के बाद अगर O आया है, MNO, यानी 2 नंबर यहाँ भी बढ़ाया जा रहा है। P के बाद देखिए R आया हुआ है, यानी QR, यानी यहाँ पर भी 2 नंबर की यानी एडिंग हो रही है, प्लस हो रहा है। अब हमें और आगे चेक कर लो चाहे तो, एल के बाद MN, सभी में दोस्तों 2-2 नंबर बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें भी आपको 2-2 नंबर बढ़ा देना है। तो क्यू के बाद आपका क्या आएगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। तो क्यू के बाद आएगा RS, एस आएगा ना, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए, ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला होगा। और आगे चेक कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। चलो अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर, और जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद HI यानी SI आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, FG आएगा, LMN यानी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है C नंबर के साथ आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चारों के समूह से संबद्ध ना हो। अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया। बहुत ही सिंपल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये जो आपके है ना, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अरेबिया आपका महाद्वीप नहीं है, सबसे भिन्न आपका डी नंबर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि यानी पीरियड, ठीक है ना, जैसे क्लास में चलते नहीं, पहला घंटा लगा, दूसरा घंटा लगा, तीसरा, उसी को पीरियड बोलते हैं। एवं प्रत्येक अवधि पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि कितने मिनट का होता है। अब देखिए यहाँ पर पीरियड, जैसे मान लीजिए पहली क्लास चल रही है तो उस समय तो घंटा लगेगा नहीं, जब दूसरी क्लास लगेगी तभी आपका पीरियड बजेगा, फिर तीसरी में। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर हर हर अगर पीरियड पे 4 मिनट का समय लग रहा है, तो टोटल आपके कितने कितने यहाँ पर लिखा हुआ 4 अवधि, तो 4 अवधि में सिर्फ आपके 3 ही बार ऐसा होगा, क्योंकि पहली बार तो बजेगा नहीं, पहली क्लास तो आपकी चली रही होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, जब दूसरी क्लास होगी तब बचता है पीरियड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, 4 मिनट का एक कमरे से दूसरे कमरे में, यानी पहले तो आप एक कमरे में बैठ पढ़ रहे होंगे, जब इसके बाद दूसरे कमरे में जाएंगे तभी तो आपका एक बार काउंट होगा ना, यानी दूसरे कमरे में, तो एक कम हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए, 4-4 मिनट का समय आपका बर्बाद जो होगा, वो 4 पीरियड में ना बर्बाद होकर 3 पीरियड में बर्बाद होगा। तो 4×3=12, यानी 12 मिनट आपके क्या हो गए, 12 मिनट आपके एक्स्ट्रा बर्बाद होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 1 बजे क्लास प्रारंभ होती है, 3:52 पे चलती है, तो आप कहेंगे 2 घंटे 52 की क्लास आपकी चली, 1 बजे से लेकर 3:52 तक आपकी क्लास का टाइम कितना होगा, 2 घंटा 52 होगा। इसमें से जो आपके 12 मिनट जो फालतू के बर्बाद हो रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास हो सकता है दूर होगा, जाओगे 4 मिनट का समय लग रहा, हो सकता है 4th-5वीं बिल्डिंग में क्लास हो, है ना, लिफ्ट वगैरह नहीं लगी होगी, तो इसमें 12 सेकंड आप कम कर दीजिए, तो आपका आएगा 2 घंटा, और यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है ना। 2 घंटा 40 मिनट, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 घंटा यानी 120 मिनट, और 40 यानी कितना आएगा, 160 मिनट। ये आपका आ गया 160 मिनट। अब यहीं पर 4 पीरियड है, लिखा है ना, पीरियड समझते हैं ना, 4 अवधि, तो 4 का मतलब इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पीरियड आपका हो जाएगा 40 मिनट का, ठीक है ना, 4×4=16, बस सिंपल था। ऐसी लॉजिकल बेस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग है। और हम आगे बढ़ते हैं, सही क्रम में सजाइए दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। पहले क्या होगा बताइए, पहले गाय होगी, गैया होगी, इसके बाद घास खाएगी, वो घास खाने के बाद फिर क्या होगा, दूध देगी, दूध से फिर क्या होगा, दूध से फिर क्या होगा, दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए पूछा गया PQRST की अलग अलग लंबाइयां हैं। RT से लंबा है परंतु P से छोटा है, SQ से लंबा है परंतु T से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन सा है। अब देखो PQRST की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला है R जो है T से क्या है, लंबा है, RT से लंबा है परंतु P से छोटा है, इसका मतलब P यहाँ पे कहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइन पे बोला है S जो है Q से क्या है, लंबा है, S जो है Q से लंबा है परंतु T से छोटा है। अब इसी T को उठा के यहाँ पे चिपका दो, यानी यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया है सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा आपको P दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा C नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेल रिलेशन का प्रश्न आ गया है हमारा, और ये भी आपके रीजनिंग में सिलेबस में है। लिखा हुआ है निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी मां रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश का ईसा से क्या संबंध होगा। चलिए लगाने की कोशिश करिए आप लोग भी और हम भी लगाते हैं। देखिए निखिल जो है
थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो लिखने में भी दिक्कत होगी। अब छोटा होगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो निखिल जो है रमन का पुत्र है। निखिल जो है ये मान लेते हैं निखिल है, निखिल है किसका पुत्र है, रमन का पुत्र है। निखिल जो है रमन का पुत्र है, ठीक है। ईसा से कहता है, कौन कहता है, निखिल कहता है। निखिल जो कि रमन का पुत्र, ईसा से कहता है आपकी जो माँ है रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी इनकी जो बहन है, मान लो रिया पापा की बहन है ना, ये रिया, ये कौन है, रिया है। रिया यानी यानी इसी की माँ, यानी ईसा यहाँ पे होगी, ईसा यहाँ पे होगी। तो कहता है आपकी जो माँ रिया है मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी ये भाई बहन है, ये आपस में क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी ये सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश यहाँ कहीं होंगे, सुरेश यहाँ कहीं होंगे। इनकी एक संतान मान लेते हैं, ये रिया रही होंगी पहली, और दूसरे नंबर पर आए होंगे रमन। तो वही तो बोले ना कि मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो प्रश्न में बोला गया सुरेश का ईसा से क्या संबंध है। अच्छा बताओ, ये क्या है, ये इनकी मम्मी है। मम्मी, मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना होते हैं ना, बस। ऑप्शन नंबर डी। ये कोई प्रश्न है, इतना आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए इनमें सबसे भिन्न हमारा कौन सा है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ए नंबर 5 125, 4 32, 3 27, 2 8। सबसे भिन्न आपको बताना है कौन सा होगा। आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है 125, ये तो 5 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब भी 27 होता है। 2 का क्यूब, क्यूब समझते हैं ना, 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है क्यूब, यानी ये भी 8 होता है। 3 की पावर 3 27 होता है। 5 की पावर 3 125 होता है। लेकिन 4 की पावर 3 तो 64 होना चाहिए, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे भिन्न हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, आपको इसका आंसर देना है। पहले आप पढ़ लीजिए। कथन दिए गए हैं, कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, कारणों से परिणाम हो सकते हैं, और दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए कि कौन सा चुनाव उपयुक्त के भी संबंध दिखाता है। चलो 20 नंबर है, पहले तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन लिखा हुआ है पिछले कुछ वर्षों से मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। अब देखो पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय जो समाज है ना, उनके जीवन स्तर में क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली है। कथन है हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पर जब लोगों की आय अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब इसका जो हुआ है ये इसका किस वजह से हुआ है, तो आप कहेंगे ये इसका क्या है। देखो ये इसका कारण है, ये क्या होगा, कारण होगा, इसी कारण की वजह से इसमें प्रभाव पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कथन भी हमारा कारण होगा, और कथन ये क्या होगा, प्रभाव होगा। कथन भी कारण होगा और कथन ये क्या होगा, प्रभाव होगा। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, बस हो गया। तो आपको इसमें लॉजिकल सोचना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, आय की वृद्धि क्यों हुई, क्यों हुई है, अर्थव्यवस्था आय में वृद्धि हुई होगी तभी तो मध्यम वर्गीय का जीवन इससे सुधरा है, ये कारण है, और कारण की वजह से प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, प्रभाव। प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा वर्ष 2011 में महेश के पास एक्स पेड़ थे, प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% हो जाएगी, यानी 2011 की तुलना में 50% अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो कैसे लगाएंगे। 2011 में महेश के पास कितने पेड़ थे, एक्स पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष में नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 10% की वृद्धि होगी 10/100। अब यहाँ समय तो पता नहीं कितनी बार में मतलब बढ़ेगा, तो हम मान लेते हैं n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी समय होगा इस तरीके से आपका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहीं पे बोला है 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या 50% अधिक हो जाएगी। तो 2011 में कितने पेड़ लगाए थे, 1 पेड़ लगाए थे, 50% अधिक हो जाएगी, यानी इसी का 50% निकाल लीजिए। तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 50% है ना, ऐसे सालों कर लो, 100 से 100 कैंसिल कर लो, और 10 से 10 कैंसिल कर लो, 10 बचे 50, और x से x कैंसिल कर लो। n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है 2011, 5 n की मतलब समय की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। तो बोला है पहली बार किस वर्ष में, तो बोला है कम से कम कितने वर्ष अभी लगेंगे 2011 की तुलना में कि 50% अधिक हो जाए। तो 2011 में से 5 साल और आगे बढ़ाएंगे, तो 2011 में से 5 साल जोड़ देंगे, यानी 2011 5 कितना होता है 2016। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। सवाल में एक बार फिर समझ लेते हैं। एक से पेड़ थे, 10% बढ़ा, कितने वर्ष तक बढ़ा हमें नहीं पता है, एन हमने निकाल लिया। और यहाँ पर बोला था 2011 की तुलना में 50% वृद्धि हो जाएगी, यानी इसी एक्स का हमने 2011 में 50% निकाल के इक्वेशन बराबर कर लेंगे, एन निकलेगा, जितना आएगा 2011 में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर देखिए पूछा गया है पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल इस टाइप के होते हैं।
पहली पूछा है यानी स्टार्टिंग से पूछा गया है, तो पहला एक लिखेंगे स्टार्टिंग से है ना। अब 567 प्राकृतिक संख्या है यानी 567 जोड़ देंगे। समांतर माध्य पूछा गया, 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 568/2। इसको भाग कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 यानी 284 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी समांतर माध्य पूछे तो पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों का योगफल बट्टे 2 कर दीजिएगा, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग के बारे में हमने बताया था, जब भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यहाँ पर 2 आपको दिख गया ना, मतलब यही वाला आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है तो संख्या कितनी होगी? अब देखो संख्या हमने मान लिया अगर x है, इसी का 2/4 संख्या का 2/4 कितना होगा? अंतर लिखा है ना, संख्या का 2/4 यानी 2/4, यही अंतर दिया हुआ है 60 के बराबर है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी x में x/2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा x/2 बराबर में 60 है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। कितना सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर 120 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है, तेजी से लगाना है। आप भी तेजी से लगाइए हमारे साथ, क्योंकि अगर आपके अंदर स्पीड नहीं होगी तेजी लगाने की तो फिर आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? यदि 2 की पावर x गुणे 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा? अब देखो अंत में 5 होता है तो x का मान, अच्छा ये बताओ 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 की पावर x। जब दोनों पावर सेम होते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर ये बताओ x की वैल्यू अगर 1 रखोगे 2 रखोगे, ये तो 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा, कभी भी जीवन में 5 तो आएगा ही नहीं। अब बोल रहा है सवाल में x का मान कितना होगा? अरे भाई ना तो 0 से आएगा ना तो 1 से आएगा, आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं, x का कोई मान नहीं होगा। x का ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जिससे 5 आ जाए। बस हो गया आपका आंसर, क्योंकि 100 है 1000 है, इसका कितना भी स्क्वायर क्यूब करोगे लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 10 5 कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 माइनस 15, यहाँ पर कितना आएगा? 5 माइनस 15 इस तरीके से आएगा। फिर इसको ऐसे माइनस कर लेंगे, इसको ऐसे माइनस कर लेंगे तो यह आपका आएगा माइनस का 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब फिर 5 से भाग भी दोगे तो कितना आएगा? 5 का भाग 10 में दोगे 2 आएगा, यहाँ पर माइनस एक और लगा यानी प्लस का कितना हो जाएगा? 2। 10 पहले से लिखा हुआ है, 10 2 कितना आएगा? 12, यानी 12 ऊपर आएगा। अब हम नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर घटाएंगे माइनस का 5, माइनस का 5 में 5 से भाग देंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी 12/6 आएगा। 12/6 का मतलब इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर देखिए लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? अब देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हो पहले कंडीशन दे देगा 10 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से अगर गुणा किया जाता है तो देखिए जो औसत पहले वाला दिया होगा ना, जिससे बोलेगा गुणा करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका नया औसत आएगा। ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अगर हम यहाँ कहते थे 10 संख्याओं का औसत 5 है, 10 से गुणा किया जा रहा है तो यहाँ 5 गुणे 10 कर देते हैं यानी 50 आता, तो डायरेक्ट आपको 12 गुणे 6 कर देंगे यानी 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x हो तो x का मान कितना होगा? अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सवाल है। ये दशमलव लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दशमलव को अगर हटा ले और यहाँ पर कितने 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, कितने 3 जीरो, ठीक है ना। अब चाहो तो ऐसे करते हैं, ये इसको काट लोगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। दशमलव हटाया 3 जीरो बढ़ाया 1000 आएगा, बराबर कितना आएगा? 14.4/x। इतना आप कर लेंगे ना, ये दशमलव हटाएंगे फिर यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, यानी x बराबर हमें निकालना है। ये कितने जीरो में? 4, यानी जो भी आंसर आएगा, ये तो आपका कितना लिखा हुआ था, ये 14.4 लिखा था, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर, ये हमने हटा लिया दशमलव तो जीरो बढ़ा लिया था, तो अब जो x की वैल्यू आएगी 144 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर कितने जीरो में? 4 जीरो है ना, दशमलव 4 अंक में लगेगा, यानी 1 जीरो यहाँ बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। 0.014 इसका आंसर आएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? 0.0144, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे।
ठीक है ना। अगर इसका गुणा करोगे ऐसे मान लो तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी के बटे में तो आएगा ना, एक्स गुणे 10,000 लिखोगे तो 144/10,000 आएगा ना, दशमलव हटा के ऐसे ही तो करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है अर्जुन और विक्रम के वेतन में 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो उनके नए वेतन का अनुपात कितना होगा। देखिए अर्जुन विक्रम, यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्जुन है, ये क्या है अर्जुन है, ये आपके विक्रम है, और आपके ये कौन से विजय, ठीक है ना, ये विक्रम हो गया, ये विजय। दोस्तों याद रखिएगा आपको तेजिस कैसे लगाना है। इनका जो रेशियो दिया हुआ था 2:3 और अनुपाते कितना था 5, ये आपको लिखा हुआ था क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू बहुत कम है 2, 3, 5 का। यहाँ पर बोला है उनके वेतन में 15%, यानी इसमें 15% यानी 2 का 15% निकालेंगे ना तो डेसिमल में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर रेशियो में अगर एक नंबर में जीरो बढ़ाया गया है ना तो सभी में बढ़ाना पड़ता है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए 20 का अगर 15% बढ़ाया गया तो हम कहेंगे 20 का 15% बढ़ाया गया तो यानी क्या करेंगे, 20 गुणे 15% बढ़ाया गया, यानी 100 में से 15 जोड़ देंगे, 115/100 आप निकालेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, यानी पहला जो रेशियो आएगा 23 का आएगा। अब यहाँ पर देखो 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला है 10% बढ़ाया गया है, यानी 30 का ही हम क्या करेंगे, 30 का ही 110/100 निकाल लेंगे। 10% बढ़ाया गया है ना, यानी 100 में से 10 बढ़ा देंगे पहले। अब 0 0 ऐसे काट लेंगे, 11 त्रिका 33, यानी 23 33 आना चाहिए। 23 33 तो आपको यही वाला दिख रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 23 33 60 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला आप निकाल लीजिएगा, यहीं से ऑप्शन मैच कर गया है, पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ से रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिलिम्स कहा जाता है, बिलिम्स को फूल कहा जाता है और फूल को पत्थर कहा जाता है, तो पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो बताइए कलियां खिलकर क्या बनती हैं। दोस्तों सभी को पता होगा कलियां खिलकर फूल बनती हैं। कलियां खिलकर क्या बनती हैं, फूल बनती हैं। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कलियां वाला ढूंढेंगे कहाँ पे बोला गया है, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कलियां खिलकर क्या बनता है, फूल। अब आपको ये ध्यान देना है फूल को क्या बोला गया है, तो आप कहेंगे फूल को पत्थर कहा गया है। जो फूल को बोला गया है वही उसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बस हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इसे लगाना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, बेमेल का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अर्धव्रत है, अर्धविराम है, सेमीफाइनल है, सेमिनार है और यहाँ पर अर्धस्वरक है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वरक यानी अर्ध यानी आधा की बात हो रही है, अर्धव्रत यानी आधा व्रत की बात हो रही है, सेमिनार सेमिनार आपका तो सबसे अलग दिख रहा है, अर्धविराम यही भी आधा, तो कहीं ना कहीं आधे संबंधित है, लेकिन सेमिनार हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, पहले तो आप ऑप्शन को तो दिखाना ही पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की बहन है, p भागे क्यू का अर्थ है p क्यू की माँ है और p गुणे क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी है। यह ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का छोटा करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। चलो यहाँ तक तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए भागे ई दिया हुआ है, फिर यह डी, तो यहाँ पर पूछा गया क्या है ए डी की चाची, मामी, ताई, बुआ, मौसी। तो ए अगर भाग वाला देखोगे ना तो यहाँ पर बोला ना पी क्यू की माँ है, तो हम बोलेंगे ए जो है ई की माँ है। ए जो है किसकी माँ है, ए जो है ई की माँ है। ए जो ई की माँ, ये मल्टीप्लाई वाला क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई बोला गया है, पी क्यू का भाई है, तो हम बोलेंगे ई जो है डी का भाई है। ई जो है ई डी का भाई है, ई जो है डी का भाई। ये कभी ऐसा ताई, मामा, फुआ, मौसी तो बनाएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भाग दिया हुआ है, इसका मतलब एफ जो है, यहाँ पर लिखा है ना पी क्यू की माँ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एफ जो है ए की माँ है, एफ जो है ए की माँ है, यानी ए की माँ कौन है, एफ है। एफ जो है ए की माँ है। अब इसको लेंगे ए और ए प्लस वाला ऊपर वाला है, पी क्यू की बहन है, तो हम बोलेंगे ए जो है ई की बहन है। ए जो है ई की क्या है, बहन है, ए जो है ई की बहन है। अब मल्टीप्लाई वाला लेंगे, मल्टीप्लाई वाला क्या बोला गया, पी क्यू का भाई है, तो हम बोलेंगे ई जो है डी का भाई है। ई जो है डी का भाई है, ये तो बनाएगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला चेक कर लीजिए, ए प्लस बी वाला। तीसरा वाला चेक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है, यानी यहाँ पर पी क्यू की बहन है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए जो है
ए जो है बी की क्या है, बहन है। ए जो है बी की क्या है, बहन है। अब भाग वाला चेक करेंगे, पी क्यू की माँ है तो बोलेंगे बी जो है सी की माँ है। बी जो है सी की क्या है, माँ है। बी जो है सी की क्या है, माँ है। बी जो है सी की क्या है, माँ है। चलो ठीक है। आगे मल्टीप्लाई वाला देखेंगे ना तो बोलेंगे पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है मल्टीप्लाई में तो बोलेंगे सी जो है डी का भाई है। सी जो है, हाँ ये वाला लग रहा है ऑप्शन, सी जो है डी का भाई है। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में बोला गया है सी डी का भाई है, ठीक तो है। चलो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो बताइए। ए डी से, अच्छा ए डी से पूछा गया था ना, तो देखिए मम्मी ये मौसी, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की मौसी तो होती ना, बस यही तो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल आते भी हैं। 14 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है एक भाषा में, यहाँ पर एम ओ एच यू एन मोहू रप्ट, पता नहीं जो भी लिखा है आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अर्थ है बुद्धिमान और परिश्रमी। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड है ना, 1 2 3, तो इन तीनों में कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो बुद्धिमान हो गया और या परिश्रम। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भी अर्थ दिया हुआ है परीक्षण और परीक्षाएं। यहाँ पर इन दोनों का दिया हुआ है परीक्षा और प्रश्न दिया हुआ है। इसका इसका अर्थ दिया हुआ है ये। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो किस व्यंजक का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न पे कहाँ पे बात बोली गई है, तो आप कहेंगे प्रश्न कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला, ये जो आपका लिखा है ना जे के और ये एल वाई जी लिखा हुआ है ना, इसी का अर्थ बता रहा था क्वेश्चन में, परीक्षा और प्रश्न है। इसका मतलब प्रश्न में या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, या तो जेक वाला आएगा या एल वाई जी वाला आएगा, इन दोनों में कोई एक आएगा। तो आप थोड़ा ऑप्शन में दौड़ा लीजिए, ऑप्शन में आप दौड़ा लीजिए। प्रश्न वाले में हमने बताया ना, प्रश्न वाले में या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, दो में कोई एक होगा। और आप ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका तो नामो निशान नहीं है। चलो बढ़िया है, इसका तो नामो निशान किसी ऑप्शन में नहीं, हमारे लिए तो और आराम हो गया। एल वाई जी आपको यहीं पे केवल दिख रहा है और किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ये तो आप इसको कंपेयर कराइए, लेकिन हमने आंसर यहीं से पकड़ लिया तो बस यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे आ रहा है। अब ये हो सकता है सीक्वेंस आपका आगे पीछे हो क्रम में, ठीक है ना, प्रश्न और उत्तर लिखा है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न का ये वाला आए। देखो प्रश्न का ये वाला आ रहा है, आपका बीच में आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहीं से आपको कॉमन सेंस लगा लेना है, पता कर लेंगे। आप पूरा न लगाइएगा, पूरा लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा, चाहे तो आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसी हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से संख्या जो है बड़ी है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम, इस तरीके से हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, यानी यहाँ पर एक को लेते हैं, पहले इसको लेते हैं एक। यानी दोस्तों 1 गुणे 1 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, आप कहेंगे 1 आएगा। देखो 1 आ रहा है। अब हमने कहा जो एक अगला आया है इसमें से 2 गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 1 गुणे 2 कर देंगे तो 2 आएगा। देखो 2 आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दुगुना किया ना, अब अब 2 आया ना, 2 का 3 गुना करिए। अब 2 का तिगुना करोगे तो कहोगे 2 3 का 6, यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए था, यहाँ पर 6 आना चाहिए था। फिर 4 गुना करोगे तो 24 आएगा, देखो आ भी रहा है। 5 गुना करोगे 24 का, 5 गुना 120, और 120 का 6 गुना करोगे 720, यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए था। तो यहाँ पर बोला बाकी आने से भिन्न है, तो यही सबसे भिन्न है। सबसे भिन्न आपको कौन दिख रहा है, 2 24 120 तो सही अपनी जगह दिख रहा है। सबसे आपको गलत यही है, 8 ही सबसे अलग है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़िए और निर्धारित करने की कौन सा निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन हमारा दिया गया है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का अर्थदंड लेता है। ठीक है ना, विलंब से अगर देंगे 10 रुपए का दंड लेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। भैया महंगी की तो बात ही नहीं की है, महंगी की तो बात ही नहीं है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, ये कहाँ से आ गया, मतलब कुछ भी लिख दिया है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, तो इसमें क्या है, सस्ती पुस्तकों के लिए यहाँ पर ऐसा तो कोई बोला नहीं है। इतना बोला गया कि चार्ज लगेगा, अगर आप विलंब से देंगे तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। सस्ती और ये मद्दी की बात कहाँ से आ गई निष्कर्ष में, बिल्कुल सरासर गलत लिखे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ही होगा, ऑप्शन कहीं नहीं लिखा है, दोनों ये लिखा है, लास्ट में लिखा है ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ही ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर भी इस टाइप के सवाल आपके सिलेबस में हैं, रीजनिंग में खूब आएंगे, भरमार है, इनको समझिए और थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिए। 2 कथन दिए गए हैं, कारण प्रभाव इस तरीके से हैं, आपको बताना है। अभिकथन यानी कथन दिया हुआ है, कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मेथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। कारण हमारा दिया गया है, मेथेन एक भारी गैस है
और यह वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में जमा होती है। पहली बात तो मीथेन हल्की गैस होती है, वायु से हल्की होती है, भारी होती नहीं है। तो पहले तो ये कारण ही गलत है इसका। आगे बढ़ते हैं। कारण तो गलत है, कारण क्या है, कारण बिल्कुल गलत है। और अभिकथन जो बात, अभिकथन कथन में क्या बोला गया है, कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। ये तो बात सच है, इंडस्ट्रियल वगैरह से अगर मीथेन गैस होता है तो भूमंडलीय उष्मीकरण होता है, ये सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये तो सत्य है, पहला वाला सत्य है, लेकिन दूसरा वाला कारण क्या है, गलत है। मीथेन भारी गैस नहीं होती, वायुसेल की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके ग्राफ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न दिनों पर बेचे गए पेनों की संख्या है। थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, तभी आपको दिखेगा, नहीं फिर देख नहीं पाएंगे। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, थोड़ा वो छोटा करना पड़ेगा, पहले आप देख लीजिए। इस तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आपका बना हुआ है। इस तरीके से पूरी तालिका आपको, तालिका कह रहे हैं, ग्राफ आपको दिख रहा होगा। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं हल्का सा। ऑप्शन नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं भी दिखेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बोला गया है मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन और बेचे गए कुल पेनों की संख्या में अनुपात दिया गया। अब देखिएगा सवाल में, मंगलवार को बेचे गए कुल पेन, मंगलवार को कितने पेन बेचे गए, पहले हम ये देख लेते हैं, डाटा ले लेते हैं मंगलवार का। बाकी ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है। मंगलवार में कितना है टोटल, मंगलवार में ये है, मंगलवार कहाँ पे था, मंगलवार आपका दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे यानी यहाँ पे आ रहा है, यानी 75 आएगा। मंगलवार का डाटा कितना आया है, 75, ठीक है ना। चलिए 75 आया है, 75 पेन बेचे गए हैं। चलिए हमें 75 पेन से मतलब है, अब हम आगे लगाते हैं। मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन, ठीक है ना। मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन, ये नहीं, ये खराब पेन है, ये खराब पेन है, और बेचे गए कुल पेनों की संख्या, बेचे गए कुल पेन कितने हैं, 15, खराब उसमें इतने हैं, तो अच्छे पेन कितने होंगे, तो आप ही बताइए। 15 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8। 8 अच्छे पेन होंगे, अब बटे में कितना आएगा, बटे में 15 ही आएगा। टोटल पेन तो 15 ही है ना। 7 उसमें क्या थे, 7 उसमें से खराब थे, तो अच्छे कितने होंगे टोटल। अगर आपके पास मान लीजिए 15 पेन है, हमने कहा 7 खराब है, तो अच्छे कितने होंगे, 8 होंगे ना। और बटे में 15 टोटल हमने निकाला था, उसमें कितना था, 15, 75 आया था। 15 पन्ने 75 यानी 5 अट्ठे कितना होता है, 40। तो बोला गया अच्छे पेनों कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 40। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन काफ़ी दिख रहा है आपको। चलो ऑप्शन नहीं, देखो ऑप्शन चाह तो लिख लो, 36, 46, 56, 66 ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलो अब दिख रहा होगा, लिखा हुआ है गुरुवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही के पेन के थे। अब देखो गुरुवार को कितने पेन बेचे जा रहे हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए, गुरुवार को पेन कहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ये आपका गुरुवार है, ये आपका गुरुवार है, ये तो आपका बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना, बीच में आ रहा है। ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, 40-50 के बीच में आ रहा है। 50 वाला आपका ये वाला है, 50 वाला आपका ये, यानी 45 है, कहने का मतलब 45 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 45, तो आपको दिख गया ना, टोटल 45 है। 45 आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 45। अब यहाँ पर देखिए गुरुवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही पेन थे। तो देखिए गुरुवार को कितने पेन बेचे जा रहे हैं, 45, 20% नीली स्याही के थे, 20% नीली स्याही के थे, इसी का 20% निकाल लो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 9। 9 आपके आ गए नीली स्याही के, कैसे आ गए, नीली स्याही के आगे 9 आपके नीली स्याही के हो गए ना। आगे लिखा हुआ है शेष में से 25%। अब बताइए 45 में से 9 नीली स्याही के हैं, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 45 में घटा लीजिए, 15 में 9 गया, कितना आएगा, 6, और यहाँ पर आएगा 36, 36 बचेंगे। अब 36 में से बोला है 25% लाल स्याही के, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 9। 9 पेन हमारे कैसे लाल हैं, यानी 9 पेन हमारे कैसे लाल स्याही के हैं। चलो ये भी हमारा हो गया। अब आगे लिखा है शेष काली स्याही के हैं। अब ये बताइए 9 हमारे नीले हो गए, 9 हमारे लाल हो गए, टोटल तो 45 थे ना, तो 9 9 18, यानी 45 में से अब 18 घटाएंगे तो आप कहेंगे 27 बचेंगे। कितने बचेंगे, 27। 27 हमारे कैसे होंगे, काली स्याही के होंगे। ये कैसे, काली स्याही के हैं। 27 पेन हमारे काली स्याही के हैं। आपको लैंग्वेज समझना है, फिर आप लगा लेंगे अच्छे से। अब बोला है गुरुवार को बेचे गए नीले और काली स्याही पेनों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए गुरुवार को बेचे गए नीली, यहाँ पर गुरुवार की हम बात कर रहे हैं ना, गुरुवार, हाँ, नीली और काली की बात हो रही है ना, तो काली तो 27 है, नीला 9 आया हुआ है, तो यहाँ पर नीली और काले दोनों को जोड़ दीजिए, 27 9 कितना होता है, 36। कोई सवाल में खास दम ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, 36 लिखा है कहीं, अच्छा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी बड़ा है।
चलो अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है सोमवार और मंगलवार को एक साथ बेचे गए। अब देखिए सोमवार तो 20 से कुछ ऊपर है ना, यानी यहाँ पे 20-25 के बीच में आएगा, यानी सोमवार का तो आपका आ गया 25। मंगलवार की बात करेंगे तो आप मंगलवार बोलेंगे ना 75 है, ठीक है ना। इन्हीं के बीच में क्या अंतर पूछा है, चलो ये तो हमारा आ गया। अंतर निकालना है, टोटल कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आगे गुरुवार और शुक्रवार। अब गुरुवार की अगर हम बात करते हैं, गुरुवार आपका कितना है, गुरुवार तो आपको ये दिख ही रहा है कितना है 40 है। और शुक्रवार कितना है आपका, गुरुवार आपका 45 दिख रहा है, ये थोड़ा बीच में है ना इसके, हाँ ठीक। गुरुवार आपका देखो, इससे सोचना पड़ेगा, इस दिमाग लगाना पड़ेगा। गुरुवार आपका 45 है, शुक्रवार आपका सीधे सीधे 50 है, यानी कितना आएगा 95। अंतर पूछा गया 195 में अंतर निकाल लेंगे 5, कहीं 5 लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने काफ़ी लिए हैं मैथ के, रीजनिंग के, और एक हमने ग्राफ का भी लिया है। जैसे भी लगा हो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।